हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज राघवत्वा कॉमर्स। कैसे हैं सभी लोग? अह, क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। देरी हो गई ज्वाइन करने में। अभी तक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आकांक्षा, भारती, निहारिका, अंशिका, किरण, अश्विनी, मनीष, सानी, कनीज, आयुष, साधना। वेलकम टू द क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? भारती, नई क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, जस्ट अभी मैंने ऑन की है। हाय अंशिका। हाय जीनत, वेलकम टू द क्लास। हाय श्रुति। हाय मनु एंड गंगा। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा आखिरी सेशन है, किससे? मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट नंबर 8 हम कर रहे थे। और यूनिट नंबर 8 के हम सभी PYQs 2015 एंड बियॉन्ड से लेकर 16, 17, 18, 19, 20 हमने कर लिया है। आज हमारा जो सेशन है वो किसके ऊपर है? 2021 लेटेस्ट एग्जाम जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके PYQs करेंगे। किसी ने कहा था कि मैम PYQs में ना जो 21 के क्वेश्चन है ना उसमें तो खुद दादाजी आके बैठ गए थे। तो आज के क्वेश्चंस को हम और ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस PYQs या इन क्वेश्चंस के ऊपर। कहते मैम आज थोड़ी साउंड कम आ रही है, क्या सभी को साउंड कम आ रही है? या फिर आयुष ने अकेले ने थोड़ा वॉल्यूम लो रखा हुआ है अपने लैपटॉप या मोबाइल का? भारतीय और कह रहे हैं नहीं अब सही है। आयुष, तुम्हें पता नहीं चला, तुमने अपना वॉल्यूम स्लो रखा हुआ था। ठीक है, तो जानते कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है शीमल एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं, 2 बारी नेट क्वालिफाई किया है, कुछ कुछ काम किया है, 4+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड हमारा यूट्यूब चैनल है राघवत्वा कॉमर्स मंत्रा। जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, और वीडियो के एंड में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लासेस की डेली अपडेट्स वगैरह चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी राघवत्वा कॉमर्स मंत्रा है। डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको दिक्कत आती है सर्च करने में, आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। और इस क्लास की जितनी भी लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं या फिर डेली पीडीएफ्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगी। तो जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगी, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगी और वो डेली बेसिस पे होती हैं। तो थोड़ा फाइल्स में जाके ना सर्च करा करो। कहते हैं कि मैम बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं जिससे हमें पता नहीं चलता है। तो आपने मैसेजेस को एक्सप्लोर नहीं करना है, फाइल्स में जाके सीधा सर्च करें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और चले फिर आज के टास्क के ऊपर, आज की वीडियो स्टार्ट करें। सो आर वी रेडी फॉर टुडेज क्लास? ऑल गुड टू गो? एक्साइटेड कि भाई ये पेपर इधर आ चुका है और सभी ने आंसर अपना बी दिया है। चलो देखते हैं, समझते हैं। कहते हैं अगर आपका मार्केट साइज बहुत ही लार्जर है तो आपको ज़्यादा लंबा चैनल चाहिए ताकि आप क्या है उस पूरे मार्केट साइज को कवर अप कर सके। तो ए तो भाई सी है। कहता थर्ड क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ सर्विस, कि अगर आपको सर्विसेज बहुत हाई लेवल की चाहिए, या मैं बोलूँ अगर हर इंडिविजुअल को आपने कस्टमाइजेशन देनी है, उनकी स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करना है, तो क्या ये आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको शॉर्टर चैनल्स रखने चाहिए? हाँ भाई, अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगी तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर मेरे को हाई लेवल ऑफ सर्विसेज देनी है। हाय अभिषेक, वेलकम टू द क्लास। और वेयर एज जो फोर्थ कहता है, इफ कस्टमर्स शॉप फॉर एन असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इट डिमांड फॉर अ वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, जहाँ पे प्रोडक्ट लाइन में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ, आपको डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट साइजेस, पैकेजिंग सब कुछ डिफरेंट मिलता है। तो वहां पे क्या आता है, वाइडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही थी।
Whereas जो बी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इफ द एवरेज लॉट साइज इज लार्ज इट इज बेटर टू हैव अ लॉन्गर चैनल। इसके साथ ऐसा कोई वो रिलेशन नहीं है कि अगर आपका लार्ज साइज का लॉट है तो आप लॉन्गर करो, अगर शॉर्टर साइज का है तो आप शॉर्ट चैनल चूज करो। ये जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, नॉट ट्रू थी। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो क्या बनता था, बी। तो क्या पहला क्वेश्चन इजी था तो 2021 का, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद रिगार्ड्स टू अ यंग पर्सन दिव्या। चलो हमारी क्लास में दिव्या आई हैं, अब दिव्या की स्ट्रैटेजी देखते हैं। लुक्स फॉर अ स्पेसिफिक कलर एंड शोरूम डिलीवरी एज शी डज नॉट वांट टू वेट, narrows down to a dark gray color car of a specific brand, belongs to an executive group and all her colleagues have their own vehicles, uses media and other social channels to collect information about the different models, and feels that fuel efficiency should be the most critical factor while making a choice. तो इस पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो दिव्या ने लिया है, आपने इसको क्या करना है, सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। और अश्विनी का आंसर आ चुका हुआ है, तो अश्विनी जी कह रहे हैं कि सी इसका आंसर है। चलो देखते हैं, अंशिका बी कह रही है, श्रुति बी कह रहे हैं। तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन सी एंड बी एज ऑफ नाउ। बाकी बच्चे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या मैं आपको ये बता देती, चलो स्टार्ट कहाँ से होगा। कॉमर्स, मनु ने भी बी आंसर दिया है। क्या सबसे पहले हम ये देखेंगे एक टारगेट मार्केट की दिव्या बिलोंग्स टू एन एग्जेक्टिव ग्रुप। उसके बाद तो भाई वो स्पेसिफिक कलर की बात कर रही है, ग्रे कलर में वो हो गई, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, और उसने मेन जो कार देखने का क्राइटेरिया क्या चूज किया है, फ्यूल एफिशिएंसी चूज किया है। तो क्या हमारा जो आंसर है वो पहला ये आता है कि हमने अपना सेगमेंट कर लिया कि शी बिलोंग्स टू एन एग्जेक्टिव ग्रुप। वनिश्री का भी बी आया है, तो ये पता चल गया कि शी बिलोंग्स टू एन एग्जेक्टिव ग्रुप। क्या उसके बाद वो ये चेक करेगी, क्योंकि उसको कार लेनी है, कि भाई मैंने कौन सी कार लेनी है जो फ्यूल एफिशिएंट हो। क्रिटिकल फैक्टर्स, कलर से पहले क्या वो ये नहीं देखेगी कि फ्यूल एफिशिएंसी है कि नहीं है, बिल्कुल देखेगी। अब जैसे ही उसने ये फैक्टर चूज कर लिया कि मेरे को फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए, तो क्या फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। क्या वो मीडिया वगैरह सोशल चैनल्स को देखना स्टार्ट कर देगी, डिफरेंट मॉडल्स के लिए कौन से अच्छे हैं। अच्छा, जैसे ही उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, फिर वो देखेगी भाई क्या मेरे स्पेसिफिक कलर है, शोरूम डिलीवरी में कहाँ पे है, कि उसको वेट ना करना पड़े। और जैसे ही वो कलर्स देखना स्टार्ट करेंगे, उसने फाइनली सिलेक्ट भी कर लिया कि भाई मुझे तो डार्क ग्रे कलर चाहिए इस स्पेसिफिक ब्रांड का। तो यस, बी वॉज द राइट आंसर। सी ई डी ए बी वॉज द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट सभी का सही था, कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या कहती है, ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। और स्टेटमेंट टू क्या कहती है, रूरल कंज्यूमर्स आर अ होमोजीनियस लॉट। In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो आपको बताना स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों ही गलत है। तो निर्मला का आंसर आ चुका है। निर्मला बी, अंशिका बी, श्रुति बी, निहारिका सी कह रहे हैं। निहारिका कहती नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। साधना मनु बी। तो मेजोरिटी सभी ने अपना आंसर चेंज करके बी कर लिया है। तो यस, बी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। अच्छा मेरे को ये बताओ, रूरल मार्केट क्या वो मार्केट होती है जो बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव रहती है?
रूरल मार्केटिंग एक टर्म आई है ना? क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्बन एरियाज में ही हाई प्राइस प्रोडक्ट चलते हैं? मुझे तो लगता है जो आजकल जट जमींदार होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अर्बन एरिया से, हम लोगों से ज़्यादा। और वो सोचते भी नहीं कोई चीज़ लेने से। हम लोग कहीं बाजार जाएंगे ना, बोल तोल भाव करते हैं कि नहीं इतने का नहीं होना चाहिए यार, ये तो महंगा है। उनका दिल ज़्यादा खुला होता है, वो कहेंगे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? एकदम से अगर उनको चीज़ लेनी है वो ले लेंगे, विदाउट, बिना देखे कि वो उसका कितना प्राइस है। तो ये स्टेटमेंट तो ना बिल्कुल गलत है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल, क्योंकि वो रूरल रूरल एरिया है। ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं रूरल कंज्यूमर्स आर अ होमोजीनियस लॉट। क्या सभी की एक ही प्रेफरेंस रहती है रूरल एरिया में? क्या कंज्यूमर्स ऐसा हो सकता है कि एक रूरल एरिया तो सबकी नीड्स वांट्स प्रेफरेंस डिमांड सब कुछ सेम हो, होमोजीनियस लॉट लॉट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो रूरल मार्केटिंग, अब इसी से रूरल मार्केटिंग भी हम समझते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपकी जो मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जाते हैं आउटसाइड, आउटस्कर्ट्स में, आउटसाइड योर सिटी, रूरल एरियाज में। और ये जो सेगमेंट रहता है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूरल ज़्यादा वास्ट है, लार्ज कंज्यूमर ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको बनानी चाहिए या देनी चाहिए जो सिंपलर है, इजी टू यूज़ है, सर्विस मेंटेनेबल, उनको समझ आए कि क्या चीज़ है। क्योंकि कंज्यूमर ग्रुप इतना बड़ा होता है ना, आपकी पोटेंशियल ग्रोथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आजकल लोग रूरल के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ तक जाके भी पहुँचे। ठीक है? और ये जो सेगमेंट ऑफ मार्केट है वो ज़्यादा क्या है, एक्सपैंड कर रहा है अभी, क्योंकि इनकी ओवरऑल परचेजिंग पावर हमें पता चल रही है ज़्यादा है हमसे। क्लियर? तो अब क्या आपको रूरल कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केट का? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच? पहला आता है इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स, मिनिमाइज द फर्म कॉस्ट, amount of information sharing and monitoring the limited to current processes, small breadth of supplies based to increase the coordination. Choose the correct answer from the options given below. ये प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। जल्दी से मुझे बताएं कि ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक सिस्टम क्या कहता है। श्रुति का आंसर आ गया ए, भारती कह रहे हैं डी, अंशिका ए, निहारिका ए। अच्छा, मुझे जिन्होंने आंसर्स दिए हैं ना अभी तक, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि वो उन्होंने वो आंसर क्यों दिया है? क्योंकि आपने पेपर सॉल्व किया हुआ इसलिए वो आंसर दिया है, या आपको स्पेसिफिक रीजन भी पता है कि ऐसा क्यों है? साधना कह रही मैम सी को तो हटा ही दो, ए आएगा। शिवानी भी ए कह रहे हैं, अश्विनी भी ए कह रहे हैं, किरण पांडे अगेन डी कह रहे हैं। चलो, एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में फर्क है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? श्रुति कह रहे हैं हमने कल ही पढ़ा रीजन इसका। बेनी जी कह रहे हैं 20 का आंसर है। मेरे को बताओ, क्या लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में फर्क है? हाँ था। मुझे ये बताओ, क्या लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है कि आपकी इन चीज़ों को मैनेज करना, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, शॉपर्स तक, या प्रोडक्ट इधर से उधर इन चेन के थ्रू जाना, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, क्या ये हमारे सप्लाई लॉजिस्टिक का मतलब रहता है?
गलत गलत गलत। हाँ, ये जो मैंने अभी जितनी भी चीजें बोली, सप्लायर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और शॉपर्स, ये किसका पार्ट है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मकसद ही क्या रहता है कि आपने कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट या एडवांटेज क्रिएट करना है, और वो हो कैसे सकता है? इन सभी नेटवर्क्स के थ्रू। सप्लाई कि आपका गुड्स क्या है, इजीली ट्रांसफॉर्म करता रहे सप्लायर से लेकर शॉपर तक और फाइनली कंज्यूमर तक। क्या आपको सप्लाई चेन क्लियर है? अच्छा, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि मैम लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? बच्चे लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? ये लॉजिस्टिक क्या है? पार्ट ऑफ एसईएम आता है। अब जब हमने गुड सप्लायर से मैन्युफैक्चर तक लेकर जाना है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर तक लेकर जाना है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास लेकर जाना है, और अल्टीमेटली शॉपर के पास लेकर जाना है, तो क्या इस दौरान आपको ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, या प्रोडक्ट्स की अगर लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी सर्विसेज देनी पड़ेंगी? हाँ, तो अगर तुम इन सभी चीजों को पूरा कर रहे हो, वो किस में आता है? लॉजिस्टिक्स में आता है। तो लॉजिस्टिक का मेन काम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पहली बात। और इसका लॉजिस्टिक का मेन गोल क्या होता है? कि आपने अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, सही टाइम पे डिलीवर करा दो, आपके पास स्टॉक होना चाहिए जितनी डिमांड है, इन्वेंट्री, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह अच्छी कर दो। ये ना 7 आवर्स के ऊपर चलता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लॉजिस्टिक्स के 7 आवर्स आते हैं। अब वो क्या है? राइट प्रोडक्ट, सही प्रोडक्ट किसको देना है? राइट कस्टमर को देना है, राइट क्वांटिटी में देना है, राइट कंडीशन में, खराब नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे जब उनको रिक्वायरमेंट है, और सही कॉस्ट के ऊपर। तो अगर तुम ये सभी आर्स पूरे करते हो ना, तो आपका क्या, लॉजिस्टिक का मेन मकसद क्या है? खत्म हो जाता है। यही काम है लॉजिस्टिक का, कि यहाँ पे आपने क्या करनी है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यहाँ पे आपने मटेरियल की मूवमेंट करनी है इन होल सप्लाई चेन। क्या क्लियर है आपको लॉजिस्टिक का मेन मकसद? और जो लॉजिस्टिक है वो दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। एक फिजिकल सप्लाई, जिसको आप क्या बोलते हो? मटेरियल मैनेजमेंट। और दूसरा क्या आता है तुम्हारा? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसके बाद आता है? डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के ऊपर। क्या आपको लॉजिस्टिक फ्लो पता चल गया? हाँ, अब क्या मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या आती है? लॉजिस्टिक के अंदर क्या क्या की एक्टिविटीज होती हैं जो आपने फोकस करना है? किस किस के ऊपर देखेंगे? नेटवर्क डिजाइन, ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है, प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल आपके पास होने चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेज करना, पैकेजिंग, लेबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी क्या है? आपकी की एक्टिविटीज हैं जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में क्या है, इन्वॉल्व होती है। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो कहता है इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करता है, अकेले मैनेज करूंगा, और उसके दो ही फोकस रहते थे कि मैंने अपनी फर्म की कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है। वेयर एज जो आपको कहता है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड टू द करंट प्रोसेस, तो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसमें नहीं आती है। दूसरा कहता है इस पे क्या सप्लायर्स लॉजिस्टिक का पार्ट बनते हैं या सप्लाई चेन का पार्ट बनते हैं? कि स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस्ड टू इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन। पहले बात तो सप्लायर लॉजिस्टिक का पार्ट ही नहीं बनता, वो किसका बनता है? सप्लाई चेन का बनता है। क्या ये चीज क्लियर है?
क्या आपको ये पता चल रहा है कि इसका आंसर ए और बी क्यों था? क्योंकि ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक में मेन काम क्या रहता था, जब हमने 7 आवर्स किए कि राइट कॉस्ट, आपने अपनी फर्म की कॉस्ट को रिड्यूस करना है और इंडिपेंडेंटली वर्क करना है ताकि आप उसको इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सके। वेयर एज सप्लायर तुम्हारा एससीएम का पार्ट बनता है, पहली बात। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड द करंट प्रोसेस, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आपका आंसर था वो क्या बनता था, ए और बी बनता है। क्लियर? चले आगे। चलो, which of the following is not a valid basis for market segmentation? मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर प्यारा सा क्वेश्चन आया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, सेगमेंटेशन एसटीपी के ऊपर तुम्हें आएंगे ही आएंगे, और एसटीपी में से एस के ऊपर ज्यादा आते हैं। कस्टमर बेस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, कंपटीशन रिलेटेड या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड? तो विच इज द राइट आंसर, जल्दी से मुझे बताएं। अश्विनी कह रहे बी इज द राइट आंसर। सभी ने आंसर दे दिया है, तो यस, इसका जो राइट आंसर है वो बी ही है, टेक्नोलॉजी। वेयर एज सेगमेंटेशन, आप पूरी मार्केट में से अगर किसी एक चीज को सेगमेंट कर रहे हैं तो वो सेगमेंटेशन हो गई, पहली बात। और बेसिस इसका क्या हो सकता है, कस्टमर बेस भी हो सकता है कि आपने अपने कस्टमर को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिनके होमोजीनियस नीड्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया है। आपकी जो सेगमेंटेशन है वो कंपटीशन के बेस पे भी हो सकती है, और प्रोडक्ट रिलेटेड भी होती है कि जिनकी सिमिलर डिमांड है, सिमिलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है, उनको आपने अलग से सेगमेंट कर दिया, चाहे वो हायर टेस्ट के हैं चाहे वो लोअर टेस्ट के हैं। ठीक है, कस्टमर पॉपुलेशन को आपने डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 सही था, वेरस टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या है, कोई भी सेगमेंटेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर्स रैशनैलिटी इंक्लूड्स। कंज्यूमर रैशनैलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, नॉन सेशिएशन, सेल्फिश मोटिव, clarity of preferences and possession of information. You have to choose the correct answer. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। Which is the correct code? A, B and C only, B C D only, A B C D या फिर B C D E? तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। अश्विनी, आयुष, निहारिका, श्रुति, भारती, मनु, साधना, सभी ने आंसर्स दी दिए हैं। तो क्या आप लोग इतना क्लियर हो? यार मुझे तो लग रहा था, यार मुझे तो लग रहा है अब तुम्हें तो इजी लग रहा है ये सब चीजें, तुम्हें तो सब आता है, और मुझे तुम कह रहे थे यार ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, चलो, सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस, क्या एक कंज्यूमर ये करता है, एक्सपेक्ट करता है कि उसके प्रोडक्ट एक ही तरह की एक्सपेक्टेशंस होमोजीनियस होंगी या वो हेट्रोजीनियस होंगी? क्या वो वैरायटी सीख करता है? बिल्कुल करेगा। आई कहते एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाए थे, वहां पे तो अंडर प्रेशर होते हो ना। हाँ, तो कंज्यूमर, पहले तो मुझे ये बताओ रैशनल कौन सा होता है? कि कंज्यूमर वो रैशनल होता है जो अपने जर्नली गेन्स को मैक्सिमाइज करने की बारे में सोचता है, और ये चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो अगर मैं कोई चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना, उससे यूटिलिटी जो ड्राइव हो वो सबसे ज्यादा हो। तो वहां पे मैं क्या करूंगी, वैरायटी सी करूंगी, पहली बात तो होमोजीनियस नहीं होंगी। नॉन सेशिएशन का मतलब क्या है, कि जहां पे एडिशनल एडिशनल कंजम्पशन के ऊपर बारी आती है, कि जैसे जैसे मैं एक नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट कंजम्पशन, नेक्स्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ तो उससे जो यूटिलिटी बेनिफिट डिराइव हो, क्या वो ज्यादा हो? क्या मैं ये बिलीव करूंगी? क्या ये एजम्पशंस होती है कंज्यूमर रैशनल की?
हाँ, तो ये तो इसका आंसर है, बी तो है। सी क्या आता है? सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव का मतलब जनरली क्या है कि एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि वो सेल्फिशनेस दिखाएगा, वो अपने गेन्स के बारे में सोचेगा, कि उसका अल्टीमोटिव यही है कि उसको फायदा हो। हाँ, क्या क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या गुड लेना है? कि अगर आपके पास दो तीन प्रोडक्ट्स हैं, ए बी और सी, अगर मैं बोलूं कोक, पेप्सी और थम्स अप, ये क्या आपस में मिलते जुलते हैं? सारी काला काला पानी है ना? क्या मुझे ये पता है मेरा फेवरेट चीज काले पानी में कोक है? अगर मुझे कोक नहीं मिल रही तो मुझे पेप्सी मिलेगी, और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मैं थम्स अप के ऊपर जाऊंगी। क्या मेरी प्रेफरेंस ए के ऊपर है ओवर द बी, बी के ऊपर है ओवर द सी? और क्या मैं सी और अगर ए में कंपैरिजन होता है तो मैं हमेशा ए को चूज करूंगी? तो क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस की मुझे क्या खरीदना है। और क्या जब मैंने कोई भी चीज़ खरीदनी है तो एक रैशनल कंज्यूमर के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, उसके पास सारा कुछ नॉलेज होगा कि उसको क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है, उसके प्रोज कॉन्स वगैरह सब कुछ पता होगा, ताकि वो बेस्ट चॉइस मेक कर सके कि उसको क्या लेना है। हाँ, कम पैसे में ज़्यादा मिले। ठीक है, क्या इसलिए इस हमारा आंसर बी सी डी ई बनता है और ना कि ए बनता है? ए को एलिमिनेट करो तो ये चीज़ चला जाता है। क्या हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर? चलो। वाओ, इजी। मैच द फॉलोइंग है, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आती है विद द डिस्क्रिप्शन। इसमें से हमने कुछ स्ट्रैटेजीज कल भी की थी। रमसे प्राइसिंग, प्राइस स्किमिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अंडरस्टूड नाइसली, थैंक यू रितु। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताएं। वैसे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पढ़ती हूँ। ए क्या कहते हैं? सेटिंग अ हाई प्राइस व्हेन द प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअरिंग प्राइस एज इट गेन स्केल। Firm charges the lower price than the ongoing price to gain the market entry. Price deviation from the marginal cost should be inversely proportional to the price elasticity of the product. And fourth आता है, it is the full cost pricing strategy that includes markup for target return, degree of competition, price elasticity and availability of substitutes. तो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। सी, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो आओ सी को चेक करते हैं। मुझे नहीं पता ये रमसे प्राइसिंग क्या है, कैसी बातें कर रहा है, पर शायद से मुझे ये बाकी तीन के बारे में पता है अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं। क्या प्राइस स्कीमिंग वो स्कीमिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि जहां पे सबसे पहले आप क्रीम निकालते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट का हाई प्राइस रखते हो, हाई प्राइस क्रीम निकाल ली, और जैसे जैसे ही वो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आने लग जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है, आप क्या करते हो? ग्रेजुअली अपने प्राइजेस को क्या कर लेते हो? लो कर लेते हो। तो क्या मेरा प्राइस स्कीमिंग का आंसर क्या बी का 1 होना चाहिए? चलो, है ना? ठीक है। क्या इसी के ऑपोजिट में जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है, नया प्रोडक्ट जब भी लॉन्च करते हो, क्या पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने जब मार्केट में, एक न्यू मार्केट में एंटर करना है, एंटर करना है, तो आप क्या लोअर प्राइसेस रखते हो क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है? तो क्या ऑनगोइंग प्राइस से आपने प्राइसेस लोअर रखे टू गेन दी मार्केट एंट्री? क्या डी का 2 होना चाहिए? चलो, अब हमें ये तो पता चल गया बी का 1 है, डी का 2 है, तो इससे आंसर तो हमारा सी है, ये कंफर्म्ड है। तो यस, आपके 2 नंबर पक्के हुए। अब आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या ऐसी फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, कहता है जो इंक्लूड करता है मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या है? कॉस्ट प्लस, आपने अपनी कॉस्ट में क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट क्या देखते हुए कवर अप करना है कि वो आपकी रिटर्न्स, आपका कंपटीशन, इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट,
या जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए या कम या उसको वेरी कर सकते हैं या जो अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या आप इंक्लूड करोगे अपनी टोटल कॉस्ट में? हाँ, तो जर्नली आप सेलिंग प्राइस क्या देख के रखते हो कि आपने अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपना जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है प्लस अपना मार्कअप, ये सब चीजें इंक्लूड करनी है, फिर जाके आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। या मैं इसको अनदर वे में बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड अगर मैं कर रही हूँ तो वो क्या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई। लाइक जियो ने ऐसे किया था, फ्री में सिम्स बेचनी स्टार्ट की थी, फ्री में डाटा। चलो, अब आती है एक नई टर्म आती है रम से प्राइसिंग। ये आपने शायद से सुना हो या ना भी सुना हो, ऐसा हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली ए का थर्ड आता है। अब रम से प्रॉब्लम जर्नली क्या कहता है, ये एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जहां पे कहता आपने पता है क्या करना है, अपनी टोटल कॉस्ट को या मैं बोलूं ये रेवेन्यू को बराबर रखना है कहीं ना कहीं। अब ऐसा क्यों रखना है कि आपका जो कॉस्ट और रेवेन्यू है ना मैच करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ना कहीं सोशल वेलफेयर के ऊपर भी फोकस करती है रम से प्राइसिंग। अब ये अपनी मोनोपोली ऐसे क्रिएट करती है क्योंकि उसने सोशल वेलफेयर भी क्रिएट करना है, थोड़ा सा मार्कअप भी रखना है, ठीक है। वो कैसे करेगी, उसने कहता सोशल वेलफेयर के साथ साथ इतना रेवेन्यू ऑन करो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी हो जाए। और ये स्टेटमेंट किसके ऊपर जाती है, ये कह रहा है द प्राइस मार्कअप ओवर द मार्जिनल कॉस्ट इज इनवर्स टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड आपकी ज़्यादा इलास्टिक होगी, जहाँ पे ज़्यादा प्राइस के हेर फेर से लोगों की डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो वहाँ पे आप जर्नली जो सेलर्स जो कंपनीज हैं वो क्या है स्मॉलर मार्कअप रखेंगे, मतलब प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप ज़्यादा नहीं रख पाओगे। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसके आगे फर्दर एक्सप्लेनेशंस भी आती हैं जर्नली कि आपका एक प्रोडक्ट है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि आपने अपनी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल रखनी है, पर अगर आपकी दो प्रोडक्ट्स आती हैं तब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि किस तरह से मैनेज करें। तो फिर वो क्या कहता है, एक प्रोडक्ट की आप कॉस्ट ज़्यादा रख लो, दूसरे प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग क्या थोड़ी सी कम कर लो, ताकि आपका जो कॉस्ट और रेवेन्यू है वो फिर से मैच कर सके। तो कुछ कुछ रम से प्राइसिंग अपने थेरी के बारे में बताता है, पर आपने इस चीज़ के ऊपर क्या फोकस करना है, एक तो ये सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस करता है और ये कहता है इतने रेवेन्यू आप जनरेट करो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, और ये भी कहता है कि इसका जो मार्जिनल कॉस्ट का जो प्राइस मार्कअप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगा उतना आप मार्कअप कम रख पाओगे, ठीक है, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसे चेंज होगी ऐसे करके। हाँ, इलास्टिसिटी ज्यादा तो मार्कअप लेस, तो इसलिए तुम्हारा मैच द फॉलोइंग का जो राइट आंसर था वो क्या था, सी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में? ये नया था एक तरह का। अच्छा, स्किमिंग और पेनिट्रेशन के साथ तुम्हारी एक दो टर्म्स और आती हैं, वो भी आज कर लेते हैं। रैपिड स्किमिंग, स्लो स्किमिंग, रैपिड पेनिट्रेशन एंड स्लो पेनिट्रेशन। स्किमिंग का मतलब तुम्हें पता ये तो चल गया कि वहां पे हाई प्राइसिंग रहती है, और पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि लो प्राइसिंग रहती है। पर रैपिड का मतलब क्या आता है कि जहां पे तुम्हारी प्रमोशंस भी क्या रहती हैं, हाई। आपने क्योंकि मार्केट शेयर क्विकली गेन करनी है तो उसके लिए एक्सटेंसिव एग्रेसिव प्रमोशन चाहिए। वेयर स्लो स्किमिंग का मतलब है क्योंकि स्किमिंग आया है, प्राइसेस तो अभी भी हाई रहेंगे पर आपकी जो प्रमोशनल एफर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। क्लियर है? वेयर एज रैपिड पेनिट्रेशन में क्या है, प्राइसिंग तो तुम्हारी लो रहेगी पर इसके लिए प्रमोशंस तुम्हारी क्या हो जाएंगी, हाई।
और यहाँ पे स्लो पेनिट्रेशन में क्या आएंगी कि प्राइसिंग तो अभी भी लो है, पर स्लो में आपकी जो प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, लो। तो ये दोनों टर्म्स भी आपकी पेपर में आपको देखने को मिल सकती हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Firms characteristics that help managers identify the core competencies include potential access to wide variety of markets, significantly contribute to the perceived customer benefits, value accretive and non-competitive, distinctive and difficult for competitors to imitate. Choose the most appropriate answer from the options given below. तो जल्दी से देखें कि मैनेजर्स क्या चीजें देखता है, आइडेंटिफाई करता है एज अ कोर कॉम्पिटेंसीज की फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। कैसी कौन सी चीजें हैं जो उसको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देती हैं? तो अंशिका, मन्नू, अश्विनी, भारती, शिवानी, साधना, निहारिका, आयुष, सभी का आंसर आ चुका है और सभी ने आंसर अपना सी दिया है। तो यस, सी इज द राइट आंसर। ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। तो क्या आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगी जहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स मिल जाएंगी, पोटेंशियल असेस, मार्केट शेयर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है। क्या जहां पे आप सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो और वो कस्टमर बेनिफिट्स उठा रहा है, परसीव कर रहा है, क्या वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपकी फर्म को? हाँ। क्या जहां पे आपकी जो प्रोडक्ट अलग है, डिफ्रेंशिएटेड है, डिस्टिंक्टिव है और कॉम्पिटिटर्स आपको इमिटेट कॉपी नहीं कर पा रहे जल्दी से, तो क्या वो भी एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा? जी हाँ। पर जहां पे आपकी फर्म ही नॉन कॉम्पिटिटिव है, क्या वो आपके लिए एक एडवांटेज बन जाएगी? नहीं। तो सी यहाँ से एलिमिनेट होता है। ए, बी, डी तुम्हारा क्या बनता था, राइट आंसर बनता था। चलो नेक्स्ट देखें। एसबीयूज or products that have lost their position of leadership and are in the low growth markets are known as star, problem child, dog and cash cows। क्या ये तुम्हारी बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेटेड है? कहते हैं हाँ। आयुष का आंसर आ चुका है, राखी का आंसर है सी। अश्विनी ने तो शक्ल भी बना दी है आंसर के साथ साथ। भारती कहती शक्ल क्यों, मैं तो पूरी इमेज भेजूंगी, बाजू, लेग्स के साथ, पूंछ के साथ। तो यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आता है, सी, डॉग। डॉग इज द राइट आंसर। अब चलो बीसीजी मैट्रिक्स है। क्या तुम्हारी बीसीजी मैट्रिक्स दो फैक्टर्स के ऊपर आती है? मार्केट, मार्केट ग्रोथ, है ना, और मार्केट शेयर, क्या ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बीसीजी मैट्रिक्स रिलाई करती है? हाँ। अच्छा, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ। अब कैश काउ मैं ऐसे कर लेती हूँ, कैश काउ। और फाइनली तुम्हारा क्या आता है, डॉग। क्या यही आती है? क्या ये सही है?
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला जनरली जहाँ पे आपकी पोजीशन और जो मार्केट ग्रोथ है वो दोनों ही लो चल रही हैं, दोनों ही लो चल रही हैं, तो वो क्या डॉग है? हाँ, चलो। अच्छा, ये 2x2 मैट्रिक्स है। जनरली मुझे ये बताओ, स्टार में कौन सा फीचर होता है? आपका मार्केट शेयर तो हाई रहता ही रहता है, और आपकी मार्केट ग्रोथ भी हाई रहती है। यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो जनरली क्या रहती है? हाई रहती है, क्योंकि आपने लोगों को कम्युनिकेट करना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पे आपका जो मेन मार्केट लीडर का या मैं किसी भी बिजनेस का जो मेन मोटिव रहता है उसने क्या रखना है कि आपने फोकस किस पे करना है, कि आपने मार्केट की पोजीशन को बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि आप ग्रोइंग स्टेज पे आते हो। ठीक है, इन्वेस्ट हेविली, प्रमोशनल एफर्ट्स आपके बहुत रहते हैं, क्योंकि हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ है। कैश काउस, उसके बाद आते हैं कैश काउस। क्या कैश काउस वो होते हैं जिनका मार्केट शेयर तो हाई है, मार्केट शेयर तो हाई है, पर जो मार्केट ग्रोथ आ जाती है क्या वो लो आने स्टार्ट हो जाती है? मार्केट ग्रोथ लो हो जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एप्पल आईपोड्स के आने पे या MP3 जो प्लेयर्स थे क्या उनकी ग्रोथ कम हो गई? क्या ये सही है? चलो, उसके बाद तुम्हारा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि तुम्हारी जहां पे मार्केट शेयर तो लो है, पर आपकी जो मार्केट ग्रोथ है वो हाई है। आपने कैप्चर अभी कम किया हुआ है, पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है? ज्यादा है। मैं बोल सकती हूँ कि मे बी आपका जो प्रोडक्ट है वो न्यू है इन द मार्केट, इसलिए आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, पर आपने अभी इतना कैप्चर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आपको इन्वेस्टमेंट अपनी प्रमोशंस पे बहुत हाई करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, और लास्ट में डॉग आता है जिनकी ग्रोथ और शेयर दोनों ही लो है। और डॉग में जनरली बोलते हैं ना शेयर है ना आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, तो ये ऐसी कैटेगरी आती है जहाँ पे आपको अपना जो बिजनेस यूनिट है बेसिकली डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, और अपने वो जो रिसोर्सेज है किसी और अच्छे यूनिट में एलोकेट कर देने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, तो क्या इससे आपका जो BCG मैट्रिक्स है वो क्लियर होता है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच? जरूर बच्चे कनीज, जरूर। सभी टॉपिक्स के ऊपर इस तरह की क्लासेस भी लाएंगे, और हम इसी डेडिकेशन से करवाएंगे कि आप JRF जरूर क्लियर करें। भारतीय नोकिया तो वो आ गया ना डिसकंटिन्यू, क्योंकि टच स्क्रीन है, उसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। अगर मैं नोकिया 1100 की बात करूं, ठीक है, ना ही उसका मार्केट शेयर रह गया, ना ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, टच स्क्रीन आ गई, उन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, तो वो तो डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर वो बनाएंगे भी तो चीजें उसको कोई खरीदेगा नहीं। अगर वो उस टाइम पे जब नया नया फोन आया था अपने आप को अपडेट करते, वो भी अपनी टच स्क्रीन लेकर आते, तब वो था अपॉर्चुनिटी उनके पास, कि शायद से मार्केट शेयर कम है पर उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वो दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के थ्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने डिस्कस कर लिया है। कहते हैं यहाँ पे जॉइंट रिडक्शन होती है इन चैनल इन्वेंट्री, सही है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर शेयर्ड ओवर अ लॉन्ग टर्म, आपस में सब लोग शेयर करते हैं, वो भी ठीक है।
कंपनीज यूज इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन टू रीच टू देयर मार्केट्स, ये भी बिल्कुल सही है। क्या लार्ज ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज कंपटीशन एंड स्प्रेड रिस्क, अरे नहीं रे, वही सप्लायर्स का लार्ज ब्रेथ क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन क्या करना है, डिक्रीज करना है, इसीलिए इसलिए जो बी आंसर है वो सही नहीं है सप्लाई चेन के लिए। क्या चल सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर? थैंक यू पूनम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? ग्रेट टू हियर दैट पूनम। एक्सक्लूड आयुष इसलिए किया है इसमें क्योंकि वो कह रहा है क्या ये कंपटीशन इंक्रीज करेगा, नहीं, और रिस्क स्प्रेड करेगा, नहीं, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कि आप अपने जो चैनल नेटवर्क्स में वो क्या करते हो, अगर सप्लायर्स या फिर चेन बढ़ा रहे हो तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स को शेयर कर रहे हो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कंपटीशन डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज। विच कॉलेज पूनम? पूनम हमारे बीच में आई है, उन्होंने कहा है कि मैम आपकी वजह से और सर की वजह से मैंने क्वालिफाई किया एग्जाम, और इस वक्त मैं बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में ज्वाइन कर सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम, ग्रेट टू हेयर दैट। कौन से कॉलेज में? चलो, requirements for effective market segmentations are accessibility, differentiation, measurable, viable, and intensity in competition. You have to choose the most appropriate answer from the options given below. अपना आंसर बताएं। तो सेजल ए, निहारिका ए, शिवानी शायद से 4 कह रही हैं, श्रुति भी 4, अश्वनी ए। There is a confusion between A and D, I think so. भारती ये कह रहे हैं। चलो, हमने मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर दोबारा फोकस करना है। कल भी उसके हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह पढ़े थे, और आज भी हम इस अप्रोच के ऊपर चलेंगे कि जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है, इफेक्टिव सेगमेंटेशन होती है, वो किन के ऊपर बेस्ड होती है जनरली। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हें क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊँ। तो तुम्हारा जो भी सेगमेंटेशन होनी चाहिए उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। पहला तो आपकी जो सेगमेंटेशन है वो मेजरेबल होनी चाहिए, कि क्या आपका मार्केट साइज रहने वाला है, क्या उस मार्केट सेगमेंट की नीड रहने वाली है, इट शुड बी मेजरेबल। ठीक है, असेसेबल, ऐसी मार्केट सेगमेंट लो जिसको आप इजीली कम्युनिकेट कर सको इफेक्टिवली मैनर में, असेसेबल भी होनी चाहिए। सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल का मतलब क्या है, कि वो प्रॉफिटेबल, आपके प्रॉफिट्स को, आपको प्रॉफिट अर्न करके, रेवेन्यू अर्न करके दे, इनफ प्रॉफिट्स, ताकि वो दूसरे सेगमेंट से खुद को डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, एक वैल्यू क्रिएट कर सके, वैल्यू ऑफर कर सके, तभी वाइबल होगी, तभी वो सक्सेसफुल होगी। सब्सटैंशियल, इट शुड बी वाइबल, इवन सक्सेसफुल होनी चाहिए, आपको प्रॉफिट अर्न करके दे। ठीक है, एक्शनेबल का मतलब क्या आ जाता है जनरली, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करके दे दूसरे स्पेसिफिक सेगमेंट से, या दूसरे सेगमेंट से अगर आप कंपेयर करो, लोग उसको खरीदे भी तो सी, तभी आएगा। आपकी जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेगी तो किस तरह से वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो अब क्या इसका आंसर निकल सकता है, कि वो असेसिबल भी होनी चाहिए, मेजरेबल भी होनी चाहिए, वाइबल भी होनी चाहिए, और एक आपको कॉम्पिटिटिव एज भी देना चाहिए उसका। तो क्या इसका आंसर ACDE निकल सकता है? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is true for the consumers? Consumers are rational and think in a linear manner. Culture and society have relationship to consumers' thoughts and feelings. Consumers can be motivated to believe and internalize message the way the marketer desires. Consumers can explain their thoughts and behavior. तो जल्दी से बताओ कंज्यूमर किस तरह का होता है? क्या इसका राइट आंसर है? थोड़ा ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन के लिए। क्या कंज्यूमर्स अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को हमेशा एक्सप्लेन कर पाता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या कंज्यूमर्स इस चीज से मोटिवेटेड होता है टू बिलीव एंड इंटरनलाइज मैसेज द वे द मार्केट डिजायर्स? क्या कंज्यूमर वैसी ही चीजें परसीव करता है जैसे मार्केटर डिजायर करता है? नहीं, नहीं। क्या कल्चर एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप है कंज्यूमर के थॉट्स एंड फीलिंग से? क्या आसपास में जो चीजें हो रही, जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, क्या उसकी थॉट्स और फीलिंग्स पे असर पड़ता है? हाँ, ये तो वो बातें सही कर रहा है। क्या कंज्यूमर्स आर रैशनल? ऐसा माना जाता है, एंड दे थिंक इन अ लीनियर मैनर ओनली। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका आंसर ए क्यों है। मुझे नहीं पता तुम सबने बी आंसर क्यों दिया है, हालांकि वो सही आंसर है। पर अगर एक मैं जनरल इंसान होती और मैंने इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ती आई हूँ मैं कि भाई कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, रैशनल होता है, चाहे 20 का आंसर है भी, वो भी सही बोल रहा है, ऑटोमेटिकली ना मेरा आंसर पहले पे जाता कि कंज्यूमर रैशनल होता है, कंज्यूमर ऐसे ही होते हैं। मैं पक्का कंफ्यूज होती पेपर में। ये तो मैं बोल रही हूँ अंशिका कि नहीं होते, पेपर में जब अंडर प्रेशर आते हो ना ऐसे ही कंफ्यूजन होती है, इसलिए पेपर मुश्किल लगता है कि कंज्यूमर्स तो रैशनल होते हैं। पर क्या वो हमारी एजम्पशंस होती हैं? हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंज्यूमर्स आर रैशनल, वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर बिलीव करता है, जो कि होता भी है। बट क्या वो हमेशा लीनियर मैनर में सोचते हैं? लीनियर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप हमेशा लॉजिकल सोच रहे हो, सब कुछ एनालाइज करके सोच रहे हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, हाँ कंफ्यूजिंग तो है आकांक्षा थोड़ा सा। लीनियर थिंकिंग क्या होती है? जहाँ पे आप हर चीज लॉजिकल और रैशनल सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो उसको। पर ऐसा एज्यूम किया जाता है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। हम बहुत सारी चीजें जब मार्केट में लेने जाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती है, पर फिर भी हम वो घर पे उठा लाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नई चीज की जरूरत है, हमें चाहिए भी नहीं, पर फिर भी ऐसे दिल आ गया, फिर भी उठा लाए। या कहीं हमें लग रहा है कि यार ये जो चीज तो इतने की थी, 800 की चीज आपको 500 में मिल रही, नहीं भी चाहिए फिर भी उठा के ले आओगे। तो वहां पे आप रैशनल नहीं होते, वहां पे आप इम्पल्सिव बायर बन जाते हो। ठीक है, आप हमेशा लॉजिकल या फिर एनालाइज करके चीजें नहीं लेते हो। वो कहने की बात होती है, वो एज्यूम क्वालिटी होती है कंज्यूमर की। पर क्या कल्चर और सोसाइटी ये पक्की पक्की बात है कि जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, उसी से आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को रिलेटेड है? हाँ। वन वाला क्या है, सिर्फ इसी रीजन से तुम्हारा आंसर नहीं है, वरना ये भी हो सकता था। मैं होती तो पक्का इसको टिक कर कर आती एग्जाम में, पक्का बाय डिफॉल्ट, कि कंज्यूमर्स होते ही रैशनल है। लीनियर को तो मैं सोचती ना। ठीक है, सी क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मार्केटर आपको प्रेजेंट करता है कोई चीज, जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज को उसी तरह से परसीव करो और बिलीव करे। कंज्यूमर अपनी थॉट से भी अपने हिसाब से मोटिवेट होता है, अपनी हिसाब से परसीव करता है चीजें, ना कि मार्केटर के हिसाब से। क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंज्यूमर्स? चलो, अगेन रूरल मार्केट से दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है। आई होप आपको ये सही आंसर दोगे मुझे आप इसका। Which one of the following is not true about the rural markets? Print media is not necessarily impactful in rural areas.
Rural customers is a price sensitive. No significant change may be required in the advertising copy. Product should be simpler, easy to use, service and maintain. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? मनु का आंसर आ गया है। मनु कह रहे हैं ए इज द राइट आंसर। शिवानी 3 कह रहे हैं सी। श्रुति ए। अश्वनी ए। भारती सी। अंशिका सी। आयुष कह रहे हैं या तो ए है या तो सी है, ये पक्का है। तो देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, क्या रूरल कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं? हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, प्रोडक्ट, ये सारा पढ़ लिया। वो प्राइस सेंसिटिव क्या हो सकता है? आपकी इन्वॉल्वमेंट, प्राइस से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कंपैरिजन है कि नहीं, ये सब चीज़ें पता है कि रूरल कस्टमर्स होते हैं भाई प्राइस सेंसिटिव। क्या रूरल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए जो सिंपलर, इजी टू यूज, सर्विस एंड मेंटेनेबल है? अभी हमने उसके फीचर्स पढ़े थे। जी हाँ। अच्छा, चलो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों में डाउट है, इसको देखते हैं। नो सिग्निफिकेंट चेंज मे बी रिक्वायर्ड इन द एडवर्टाइजिंग कॉपी। क्या वो कह रहा है कि जो आप अर्बन एरियाज में, अर्बन मार्केट्स में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है रूरल मार्केट में? क्या सेम एडवर्टाइजिंग कॉपी, उसके फीचर्स वगैरह जो सेम चीज़ें हैं वो आप दिखा सकते हो रूरल मार्केट में? कि आपको हल्का फुल्का कर सकते हो? क्या इसका मतलब ये है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो तो वो सेम भी चल सकती है, जैसे आप अर्बन मार्केट में कर रहे हो वैसे ही रूरल मार्केट में भी दे सकते हो। तो क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, ये सही बोल रहा है। कहता है रूरल मार्केट में आपको क्या लगता है, प्रिंट मीडिया नहीं चलेगा, इम्पैक्टफुल नहीं है? मुझे तो लग रहा है प्रिंट मीडिया ही चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, न्यूज़पेपर्स वगैरह, ये सब चीज़ें। क्या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, क्या ये सब चीज़ें अभी भी चलती है रूरल एरियाज में, आउटस्कर्ट्स में? क्या लोग न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं? इम्पैक्टफुल रहेंगी। तो इसलिए ये तुम्हारा क्या है, जो ए ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है अगेंस्ट दी रूरल मार्केट। वेयर एज जो ये तुम्हारे 2, 3 और 4 थे, ये बिल्कुल क्या थे, ट्रू थे। सेम एडवर्टाइजिंग कॉपी चल सकती है जो बाकी एरियाज में दे रहे हो। प्रोडक्ट सिंपल होने चाहिए और यहाँ के जो कस्टमर्स है वो प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। क्लियर है? अर्बन मार्केट में ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए। अब मैं बोलूँ जैसे आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, ठीक है, इवेंट्स वगैरह चलते हैं, गोरिल्ला मार्केटिंग, वायरल मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग। रूरल मार्केट में वो इतना वो नहीं है, वो अभी भी पुराने मीन्स को ही समझते हैं, पुरानी टर्म्स को, प्रिंट मीडिया या रेडियो वगैरह चीज़ें या टेलीविजन। यहाँ पे सिर्फ दो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रिंट मीडिया के ऊपर फोकस किया गया था। वो जो पुरानी चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं ना, वो उसी के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि वो नॉन नेसेसरी इम्पैक्टफुल नहीं है रूरल मार्केट्स में, बट वो इम्पैक्टफुल होते हैं। अब इसमें तुम ऐड कुछ भी कर सकते हो, ऑडियो विजुअल भी कर सकते हो, टीवी भी कर सकते हो, रेडियो भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में रूरल एरियाज में अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं। ठीक है। हम्म। अब तुम मॉडर्न एरिया में तो आजकल सब बच्चे बाहर जा रहे हैं, रूरल एरियाज के भी जो बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट चला रहे हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, इंडिया छोड़ के भी जा रहे हैं। इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ दी जो लोग हैं रूरल एरिया से ही आइल्स करके बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे अपग्रेडेशन तो बहुत हो गई है, पर ऐसा माना जाता है कि वो प्रिंट मीडिया पे अभी भी रिलाई करते हैं। हाँ, रूरल मार्केट से उन्होंने ज्यादा कर लिया। चलो, which of the following statement is or are correct regarding the applications of the data mining techniques? डाटा माइनिंग के ऊपर भी तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और क्या डाटा माइनिंग का तुम्हें मीनिंग पता है कि जो रॉ फुल इंफॉर्मेशन को
मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में एक्सट्रैक्ट करता है ताकि हम उसको एनालाइज कर सके। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या स्टेटमेंट सही हो सकती है इसके लिए। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, एनालाइजिंग द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। भारती का आंसर आ गया है। भारती सिंह मैम, डी इज द राइट आंसर। मनु भी डी कह रहे हैं। तो यस, डाटा माइनिंग मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। डाटा माइनिंग आफ्टर द डाटा वेयर हाउसिंग होती है, जहाँ पे डाटा वेयर हाउस में आप जनरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सारा वेयर हाउस है, स्टोर कर दिया। पर माइनिंग में क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको एनालाइज करते हो ताकि आप उसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो प्रिडिक्ट कर सको, पिछली इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सको कि क्या आप चीज़ें इजीली, क्या आपकी पहले सेल्स थी, अब क्या कितनी होगी, आगे कितनी होगी। और ये आप क्यों करते हो, ताकि आप सारा जो रिस्क है उसको एनालाइज कर सको। तो एनालिसिस एंड प्रिडिक्टिंग क्या है, डाटा माइनिंग के ही फीचर्स आते हैं। वेरएस इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या है, इसका फीचर नहीं आता है। तो इसलिए जिसका राइट आंसर है वो क्या आता है, फोर्थ, ACD इज द राइट आंसर। क्लियर? इजी? इजी है क्या? चले आगे। नेक्स्ट आता है भारतीय, ऐसे कुछ वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, क्वेश्चंस के ऊपर है। Arrange the steps of market segmentation process in the proper sequence. Segment asset test, segment attractiveness, need based segmentation, segment profitability and segment positioning and segment identification. अगेन मार्केट सेगमेंट के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आया कि क्या इसका प्रोसेस रहेगा और आपने इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लगाना है। तो क्या इसका राइट स्टेप है? चलो हम जनरली इसका स्टेप प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तब तक आप मुझे इसका आंसर दे। क्या सबसे पहले आपने पूरी मार्केट में से एक सेगमेंट जब चूज करना है तो क्या आप सबसे पहले नीड को डिटरमाइन करते हो कि क्या नीड हो सकती है? उसके बाद क्या आप उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करोगे जो उस नीड को पूरा करता है? अच्छा, फिर जब आपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया, क्या आप वो देखते हो कि कौन सी सेगमेंट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है? क्या अट्रैक्टिवनेस में आप ये देखते हो कि वो आपको इनफ प्रॉफिट अर्न करके दे रही है कि नहीं दे रही है? फिर क्या उस सेगमेंट को आप पोजीशन करने की बात करते हैं कहीं ना कहीं? और लास्ट में जैसे ही आपने पोजीशन कर लिया, आप क्या उसको एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं और उसको क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ? क्या अब आप मेरे को इससे सीक्वेंस ऑर्डर में इसका आंसर दे सकते हैं? क्या इससे मैं आंसर लगा सकती हूँ कि पहले इसका क्या होना चाहिए, नीड बेस्ड सेगमेंटेशन पहले नंबर पे? क्या उसके बाद हमने सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है? क्या फिर हमने उसकी अट्रैक्टिवनेस देखनी है? क्या उसके बाद हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशनिंग देखनी है? और लास्ट में हमने उसका एसेट टेस्ट देखना है। एसेट टेस्ट किस चीज का होगा, उसकी पोजीशनिंग का और अट्रैक्टिवनेस का होगा, कि जो आपने सोचा था ये पोजीशन करना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या वो
जो हमने सोचा वैसा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो क्या इसका आंसर हमारा सी निकलता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यस, दिस इज द राइट आंसर, सी। कोई दिक्कत? अब देखो, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। मार्केट सेगमेंटेशन, यार एसटीपी है ही इंपॉर्टेंट। सेगमेंटेशन, टारगेट पोजीशनिंग, हर एग्जाम में चाहे वो 15 से लेकर 20 21 तक कोई भी लगा लो, एसटीपी से हमेशा इस टॉपिक के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहती है? द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक द सेलिंग सुपरफ्लूस। क्या ये स्टेटमेंट हमने पहले भी किसी एग्जाम में की हुई है? तब भी 2 3 स्टेटमेंट्स में आई थी। चूज द इनकरेक्ट वन या करेक्ट कोड वाला। मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। स्टेटमेंट टू कह रही है marketing should result in customer who is ready to buy, whereas the aim of marketing is to make the selling superfluous. तो आपने बताना है which of the statement is right। 1 सही है, 2 सही है, या एक गलत है, एक सही है। तो अंशिका का ए आया, संगीता ए, कॉमर्स ए। 2018 में आया था कि 19 में शिवानी? मुझे 19 लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे 19 लग रहा है। तो यस, इसका जो राइट आंसर है वो ए ही आता है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक द सेलिंग सुपर फ्लॉस। सुपर फ्लॉस का मतलब ही क्या है जनरली, कि जो चीज नेसेसरी नहीं है। कहता मार्केटिंग के ऊपर फोकस करो भाई, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको एग्रेसिव सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक रिडंडेंट चीज आ जाती है जो अपने आप ही क्या है, सामान बिकता रहेगा, क्योंकि आप उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है चीजें बना रहे हो। तो इसीलिए वो कहता है सेकंड स्टेटमेंट, द मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन अ कस्टमर हु इज रेडी टू बाय। हाँ, सामान उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया, तो ऐसी चीज जो आते ही क्या बिक रही है, हु इज रेडी टू बाय। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आती है, सही आती है। तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। क्या ये चीज क्लियर है? अरे तुम बहुत होशियार हो, तुम चीजें याद रखते हो। ये नई चीज आई है शायद से तुम्हारे लिए। With reference to product hierarchy, life insurance is an example of product class, product family, product line, product type. हमने ना हमेशा मार्केटिंग में प्रोडक्ट लेवल्स के ऊपर फोकस किया है। वो कोर बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट्स, 5 लेवल आते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के, हमेशा इसके ऊपर फोकस किया है। वेरस प्रोडक्ट हायरार्की के ऊपर फोकस नहीं किया है। प्रोडक्ट हायरार्की भी आती है। आंसर बताएं मुझे जल्दी से। श्रुति सी कह रहे हैं, मनु सी, निहारिका अश्वनी भी सी कह रहे हैं। संगीता ए कह रही हैं और लक्ष्मी अगेन सी कह रहे हैं। चलो, आंसर तो इसका भाई तुम लोगों ने सही दिया है। आंसर तो क्या आती है, प्रोडक्ट हायरार्की की जो लाइफ इंश्योरेंस है इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ये तो बिल्कुल सही है। वाह, शाबाश, सही है बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट हायरार्की में कितने लेवल्स आते हैं और क्या क्या लेवल है? मुझे ये बताओ, मुझे तो ये जानना है। अच्छा, क्या हम ऐसे प्रोडक्ट लेवल बना सकते हैं? क्या सबसे पहले, मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना और ना ही हैंड राइटिंग के ऊपर, मैं बता रही हूँ। क्या सबसे पहले प्रोडक्ट की नीड आती है? अगर मैं लगाऊं कि मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे हेल्थ के ऊपर फोकस करती हो, हेल्थ केयर, नीड के बाद जैसे मैंने नीड आइडेंटिफाई कर ली, क्या मैं प्रोडक्ट फैमिली के ऊपर जाऊंगी कि मैंने क्या करना है, ओरल हाइजीन।
कोलगेट पेस्ट के ऊपर आ रही हूँ मैं। हेल्थ केयर जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है, ओरल हाइजीन, फैमिली, किस तरह से मैं अच्छा पेस्ट ढूंढ सकती हूँ। उसके बाद क्या मैं प्रोडक्ट क्लास के ऊपर जाऊंगी कि मेरे दांत ना बहुत ठंडा खाती है तो झंझनाहट होती है, तो मुझे कोई ऐसा पेस्ट चाहिए जहाँ पे वो सेंसिटिविटी इशू को सॉल्व करे। तो क्या उसके लिए एक पेस्ट इन्होंने लॉन्च किया था, सेंसोडाइन। क्या उस पेस्ट में बहुत सारी वेराइटीज थी, तो क्या प्रोडक्ट लाइन आ जाएगा कि अगर सेंसोडाइन की 3 वेराइटीज हैं, फ्लेवर्स हैं अलग अलग, एक मिंट फ्लेवर है, एक सिंपल है, ठीक है, एक में जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, क्या उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आ जाएगा कि मैंने क्या मिंट वाला ले लिया, मिंट फ्लेवर ले लिया, मिंट सेंसोडाइन, और लास्ट में क्या आती है फाइनली, आइटम, क्या उसकी क्वांटिटी है क्या नहीं है। जैसे मैंने 200 ग्राम का लिया, 200 ग्राम की मिंट सेंसोडाइन दे ले ली, जिसकी इतनी पैकेजिंग है, क्या ये मेरी प्रोडक्ट हायरार्की बन सकती है? बन क्या सकती है, मैंने बना दी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या प्रोडक्ट हायरार्की है, 3, 4, 5 और 6। क्या ये चीज क्लियर है? तो प्रोडक्ट नीड क्या आती है, जो आपका जर्नली सिंबलाइज क्या करता है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कि आपको ये चाहिए ही क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट है इस चीज की, बेसिक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट फैमिली। अब प्रोडक्ट फैमिली किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कंपनी कैसे उस नीड को सेटिस्फाई करेगी। अब जैसे देखो, फैमिली में अगर मैं बोलूँ बहुत सारे तुम्हारे इस प्रोडक्ट हेल्थ केयर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फ्लॉसेस आते हैं, टूथब्रशेज आते हैं, टूथपेस्ट आती है, माउथ वॉशेज आते हैं, क्या ये पूरी फैमिली आ गई जो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखती हैं, है ना, फैमिली में टूथपेस्ट, ब्रशेज, फ्लॉस, माउथ वॉश, है ना। उसके बाद क्या तुम्हारी प्रोडक्ट क्लास आती है, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी जो स्पेसिफिकली एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करती हो, जैसे मैंने बोला सेंसिटिविटी, है ना, वो प्रोडक्ट क्लास आ जाती है। क्या उसके बाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन आती है, सिमिलर चैनल या सिमिलर प्राइस रेंज में सिमिलर जो वैरायटीज दे। और प्रोडक्ट टाइप में जनरली क्या आएगा कि आपने क्या आइटम स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन में से क्या स्पेसिफिक फंक्शन वाले को क्या चूज किया है, कि आपने मिंट फ्लेवर आउट ऑफ द 3, एक जो आपके दांतों को वाइट बना रहा है, ठीक है, एक वाइट वाली है वाइटनिंग, एक मिंट फ्लेवर है, एक जड़ी बूटी वाला आयुर्वेदी वाला है आयुर्वेदा। तो क्या उसमें से जो आपने स्पेसिफिक चूज किया, क्या वो आपका प्रोडक्ट टाइप आ जाता है। और लास्ट में आता है आइटम। आइटम को जर्नली क्या बोला जाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट भी बोला जाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आपका वो जो भी आइटम आपने चूज करना है वो 100 ग्राम्स में भी है, 50 ग्राम्स में भी है, 200 ग्राम्स की पैकेजिंग में भी है, डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल है वो चीज़, ठीक है। तो वो क्या आ जाती है, आइटम एज अ होल। तो ये जनरली तुम्हारा क्या प्रोडक्ट हायरार्की है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहाँ पे अनदर एग्जांपल भी दी गई है मोटर व्हीकल से, ये आप अपनी फाइल में पढ़ सकते हैं, सिमिलर चीज़ें हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या थी तुम्हारी, जर्नली प्रोडक्ट लाइन का फीचर आता है, क्या? Which one of the following vehicles is used when the traffic building is the consumer promotion objective? Catalog offers, coupons, discount sales and special events. तो क्या इसका आंसर है?
Which one of the following vehicles is used when traffic building is the consumer promotion objective? Catalog, coupons, discount sales and special events. जहाँ पे आपने भीड़ इकट्ठी करनी है, ट्रैफिक बिल्डिंग, तो वहां पे आप क्या करते हो? जनरली इवेंट्स क्रिएट करते हो। क्या ये थोड़ा सा वो रिलेटेड है? अनकन्वेंशनल मेथड्स, गोरिल्ला मार्केटिंग, क्या आपने ट्रैफिक बिल्डिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है, माहौल क्रिएट करना है, वैसे है ना। स्पेशल इवेंट्स रखो कि लोग देखें, कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव है, भीड़ इकट्ठा करिए फिर प्रमोट करो अपने प्रोजेक्ट को। तो क्या इसका आंसर डी होना चाहिए? शिवानी, भारती, मनु ने ऑलरेडी, निहारिका, संगीता ने, सभी ने आंसर्स दे दिए हैं, श्रुति ने भी आंसर दे दिया डी। तो यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। जैसे जनरली अभी नवंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल आएगी, एक स्पेशल इवेंट आ गया, स्पेशल डेज आते हैं। चलो नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आर कस्टमर्स, प्राइस, communications, product and services and channels. So choose the correct answer from the option given below. A B C, A B D, B C D E, A C D E. तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? क्या अभी भी आपको 2021 के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं? कि ठीक ठीक लग रहे हैं, कि सॉल्व किए जा सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ो और अगर अंडर प्रेशर ना हुए तो? संगीता अपने हर आंसर के साथ फूल पत्ती बनाती है, तो कह रही मैम इसका आंसर मुझे सी लग रहा है। अंशवनी सी कह रहे हैं, श्रुति सी, शिवानी बी, निहारिका सी, शिवानी अगेन सी कह रही है। तो यस, इसका जो राइट आंसर है वो सी ही बनता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग से आपका प्राइस, चैनल्स, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट्स सब लोग कोरिलेट करते हैं, पर वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती किसके लिए है? कस्टमर्स के लिए होते हैं, अदरवाइज ये इसके की फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे आपने एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस देना है, किसको? कंज्यूमर्स को, कंपनी ने देना है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर मिलजुल के काम, इंटीग्रेटेडली काम करेंगी तो आप कंज्यूमर की सर्विसेज अच्छी कर पाएंगे, उस पर वैल्यू क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है। तो यस, सी वाज द आंसर, सी सी डी। दोबारा से तुम्हारा पीएलसी के ऊपर क्वेश्चन आया है। इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। यू हैव मैच दी फॉलोइंग करनी है कि कौन सी चीज़ में अपनी वैल्यू एडेड और जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो आपकी लोअर हाई रहती है। इजीली आप कर सकते हो मेरे हिसाब से तो, वेरी इजी, इजी। सिर्फ एक चीज उठानी है और उसी से तुम्हारा आंसर क्या है, सॉल्व हो सकता है। कि जहाँ पे आपका जो वैल्यू एडेड है वो भी लो है और मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी लो है, तो वो क्या है? डिक्लाइनिंग स्टेज। जहाँ पे दोनों चीजें क्या है? लो है, तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। वेयर एज बी क्या कहता है? जहाँ पे आपकी वैल्यू एडेड चैनल तो हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट क्या आती है? लो। ग्रोथ यहाँ पे क्या होती है? कम। कि आप पोटेंशियल बहुत है पर ग्रोथ रेट कम है, इंट्रोडक्टरी स्टेज। जहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है पर आपकी जो वैल्यू एडेड बाय चैनल मेंबर्स है वो बहुत लो है, तो वो क्या आएगी तुम्हारी जर्नली? मेच्योरिटी स्टेज। और लास्ट में क्या आता है? डी, जहाँ पे आपका चैनल मेंबर्स की तरफ से जो वैल्यू एडिशन है वो भी बहुत हाई है और ग्रोथ रेट भी हाई है, वो क्या आती है तुम्हारी? ग्रोथ स्टेज। तो इसलिए जो तुम्हारा राइट आंसर बनता है एलिमिनेशन मेथड से या एक ही चीज से, वो क्या बनती है? डी बनती है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, मैंने तो बोला एक से ही हो गया, फिर इतना मुश्किल है नहीं है। ये लग रहा था 2021 का पेपर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं,
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर पर्सनल होना चाहिए, रिच, टाइमली, इंटरेक्टिव एंड अप टू डेट. अगेन you have to choose the correct code. संगीता जी कह रहे हैं बी, फूल पत्तियों के साथ. ए, बी, ई कहते ये तीन है इसके अभी. अश्वनी डी कह रहे हैं, कहते बी डी ई बन रहा है, तो बी भी कहीं ना कहीं इसका आंसर आ रहा है. अंशिका बी, निहारिका डी, जीनत बी. अच्छा, डी और बी में बहुत कंफ्यूजन है. तो मतलब कहते डी और ई तो है. अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया इंटरेक्टिव तो रहती है और आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी मिलती है. सी किसी को नहीं लग रहा. क्या ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया कोई भी चीज आपको टाइमली कन्वे कर पाती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. हम कहते तो है कि ऑनलाइन मीडिया से आप एक साथ हर एक बंदे को पहुंचा रहे हैं चीजें, बट वो जरूरी नहीं है कि हर बंदा जैसे ही वो चीजें पोस्ट हो, मार्केटिंग उस चीज को देख ले. उसको ग्रो करने में टाइम लगता है. तो जो चीज आपको इंफॉर्मेशन आज पहुंचानी है, उसको ग्रो करने में, लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है. तो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग मे नॉट बी टाइमली, जरूरी नहीं है. ठीक है. और ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है? जहां पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, ई मार्केटिंग का यूज कर रहे हो, आप सोशल नेटवर्क्स का यूज कर रहे हो, ताकि आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन को या सेल्स को और या वेबसाइट को और ज्यादा स्ट्रांग बना सको. ठीक है. चलो, अब मुझे ये बताओ, क्या जब आप ऑनलाइन, चलो अब रिच के ऊपर चलते हैं. रिच का मतलब क्या है? क्या ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर रिच इन मीडिया? जैसे कि आप ऑनलाइन में, मैं बोलूं, आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, वॉइस भी भेज सकते हो, इमेजेस भी अटैच कर सकते हो, और कुछ ना कुछ डाटा भी लिख सकते हो, डेटा भी. कि आपके पास बहुत सारे वेज हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कि बाकी जगह पे आप कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो जाते हो, बाउंडेशंस हो जाती हैं, और यहाँ पे आप रिच हो क्योंकि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन के. अच्छा, इंटरैक्टिव में क्या आती है? इंटरैक्टिव में जनरली क्या आती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की इमेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेट होती है. इंटरनेट आपको वो इजीली इंटरैक्टिव बनाता है उस चीज़ को, सप्लाई एंड डिमांड को प्रेजेंटेशन करने में, इंफॉर्मेटिव क्वेरीज को सॉल्व करने में, इसलिए वो इंटरैक्टिव सेशन बन जाता है. चलो, ये हो गया, ये हो गया. अब अप टू डेट आती है. अप टू डेट का मतलब क्या है? यहाँ पे आप एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर सकते हो, एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन कर सकते हो. आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, स्पेस भी है मार्केटिंग में, अगर आप इंटरनेट के थ्रू अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं. आपके पास हमेशा अप टू डेट डिटेल्स रहती हैं, मार्केट की भी कहीं ना कहीं, कि क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और हाथों हाथ आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हो. जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसी उनकी नीड्स चेंज हो रही है, वैसे ही आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या आप चीज़ें चेंज करते हो अपनी कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में. क्या वो चीज़ अप टू डेट रहती है? क्या ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जब आपने बहुत, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, सोशल मीडियाज पे रहते हैं,
तो कहीं ना कहीं उनको स्पॉन्सर्ड चीज़ें दिखती रहेंगी ना, तो वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या रहेंगे, सर्च करेंगे, एक बार देखेंगे। पर क्या वहाँ पे वो पर्सनल टच रहता है? क्या आपको हर बारी वो पर्सनल टच में मिलता है? मुझे ये बताओ। है ना। टाइमली वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको टाइम लगता है हर बंदे तक पहुंचने में। पर्सनल वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या वेबसाइट्स के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, हम हर एक बंदे, हर एक कस्टमर की क्या क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं? क्या उसको पर्सनली जवाब दे सकते हैं? कि जर्नली एक सिंपल लिख देते हैं कि ये हमारी मार्केटिंग है, ये इसके फीचर्स है, ये ऐसे है। ट्राई जरूर कर सकते हैं बट पर्सनल लेवल पे नहीं हो सकती है। नहीं है ना। हर एक को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो पर्सनल नहीं आ सकता। डायरेक्ट मार्केटिंग होती है वो। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपको पर्सनल टच मिलेगा। यस, यस। तो ना ही पर्सनल आएगा, ना ही टाइमली आएगा, वेयर एज रिच आएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। इंटरेक्टिव हो जाएगी, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको मार्केट से अपडेट इन्फॉर्मेशन है कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये तुम्हारे 3 फीचर्स आते हैं किसके, सोशल मीडिया मार्केटिंग के या ऑनलाइन मार्केटिंग। इसके अलावा आप एक्सपैंड बहुत अच्छे से कर सकते हो ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया है या इंटरनेट है वो यूथ है। आपको डिफ्रेंशिएट सेग्रीगेशन मिल जाएगा, एडुकेटेड लोग मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, आपका सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाता है। आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि आपने अपनी मार्केटिंग ऑपरेशंस चाहे देख लिए, चाहे आपने अपनी क्वेरीज होगी, चाहे परचेज से रिलेटेड चीज़ें आ गई, चाहे या आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। ठीक है, या आपने कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ये सब एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मोर ज़्यादा कन्वीनियंट है ऑनलाइन। हाँ, पर्सनल तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जिसका राइट आंसर है वो क्या आता है, बी, डी और ई। क्या ये चीज़ क्लियर है? कहते हैं अब मेरा आंसर चेंज हो गया मैम, हमने भी डी कर लिया है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चले आगे। ओ, तो क्या इसके साथ हमारे आंसर्स खत्म होते हैं, क्वेश्चंस भी? तो क्या हमने यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व कर लिया 2021 का पूरा? क्या आपको एंड में कोई भी दिक्कत आई? थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में फीडबैक भी दें। ठीक है, आफ्टर द सेशन। और इसी के साथ तुम्हारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के सभी PYQs ख़त्म होते हैं। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। और जिन्होंने अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट की मैराथन नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं। आपका फुल सिलेबस कवर है और इसके साथ साथ आप PYQs देख सकते हैं। तो आपकी पूरी यूनिट 8 है, कवर हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में नंबर कटने ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, पूरा यूनिट, पूरा सिलेबस आपको इस प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। मैराथन और भी बहुत सारी क्लासेस की हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की है, HRM की है, राघव सर की इनकम टैक्स की है, बिजनेस फाइनेंस की है, लीगल की है। तो जिन्होंने अभी तक ये सारी मैराथन्स नहीं देखी हैं वो देखें। और ऐसा मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कहते हैं मैम इवनिंग में भी क्लासेस ले लो, शिवानी ज़रूर। और हाँ, अंशिका कह रहे मैम आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का मैराथन कब आएगा? विद इन 1 और 2 डेज आपको मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करूँगी। ठीक है, कि आपकी मैराथन की क्लास आजकल में हो जाएगी और उसके अलावा तुम्हारे बिजनेस मैनेजमेंट और HRM के PYQs भी मैं स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है,
हमारे पास दिन कम है और काम ज़्यादा है, तो आपको इस क्लासेस के बारे में जल्दी अपडेट किया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और कल आपकी क्लास कितने बजे होगी और किसके ऊपर होगी वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। और तब तक ध्यान रखिए और अपनी वीडियोस को देखिए। ठीक है, और मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कहते निर्मला ने पूछा था मैम 2021 में काफी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन था बिटवीन द टू ऑप्शंस, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसे को कैसे एलिमिनेट करें। निर्मला, आपको सिर्फ लॉजिकली और शांत मन से सोचना है। जितनी शांति से आप अभी सोचते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपने नंबर नहीं लेने इस वक्त। ठीक है, आप अंडर प्रेशर नहीं होते। वो जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना घड़ी भी, कि इतने मिनट रह गए, इतने क्वेश्चंस पढ़े, अगला क्वेश्चन भी देखना है, ये गलत ना हो जाए, मैंने क्वालिफाई करना है, वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना, उससे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। पर अगर आप अपने मन को शांत रखोगे ना उस चीज में, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है या जो डिफरेंस है उन दो ऑप्शंस में, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली सोचना है, एनालाइज करना है कि ये आंसर क्यों हो सकता है और ये क्यों नहीं हो सकता, आपको आंसर उसका जरूर मिलेगा। बिजनेस, श्रुति अग्रवाल, बिजनेस मैनेजमेंट की मैराथन ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। एचएनएम की अलग है। यूनिट नंबर 6 मैंने पूरा कवर करवाया हुआ है, तो जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज देखो, सारा कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हाय साबा, मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। कोई डाउट्स, किसी को कोई क्वेरी, कुछ कुछ पूछना है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास आज यहीं पे वाइंड अप होती है। चलो, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडेज क्लास, तो मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय।